साल 1902 कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ग्रीस के एंटिकेथरा आइलैंड्स के पास ओशियन फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे जब उन्हें एक पुरानी रोमन ट्रेडिंग शिप का शिपरेक मिलता है। ये शिप जनरल ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी, ट्रेजर्स और वाइन्स ले जाने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो चीज उन्हें इस शिपरेक से मिलने वाली थी वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक होने वाली थी। डाइविंग के दौरान उन्हें कई सारे मार्बल स्टैच्यूज, ज्वेलरी और एक वुडन बॉक्स दिखाई दिया। जब उस बॉक्स को खोला गया तो अंदर एक स्ट्रेंज डिवाइस मिली जो इतनी एडवांस्ड और एलियन लाइक थी कि इसे देखकर एंशिएंट हिस्ट्री को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। ये ब्रोंज से बनी हुई एक राउंड शेप की डिस्क जैसी एक कॉम्प्लेक्स मशीन थी जिसे एंटिकेथरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। लेकिन ये डिवाइस क्या करती थी, इसे किसने बनाया और क्यों, ये सब अभी भी एक मिस्ट्री थी। ये डिवाइस ब्रोंज गियर्स, डायल्स और एनग्रेविंग्स से बनी थी और एक वुडन और ब्रोंज केस के अंदर रखी गई थी जो लगभग एक शू बॉक्स के साइज का था। हिस्टोरियंस ने असम्पशंस लगाए कि हो ना हो ये कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है और हो सकता है कि इसे किसी ग्रीक साइंटिस्ट ने 2000 साल पहले बनाया होगा, क्योंकि इस मैकेनिज्म में सैकड़ों गियर्स, स्विचेस और प्रिसाइज मूविंग पार्ट्स मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न डे डिवाइसेस में होते हैं। अगले 100 सालों तक दुनिया के हर कोने से साइंटिस्ट को बुलाया गया ताकि वो इस डिवाइस को स्टडी कर सके, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं समझ पाया कि ये चीज आखिर थी क्या। इसके बाद अगले लगभग 100 सालों तक इसे एथेंस के नेशनल आर्कियोलॉजी म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी थी तो दुनिया भर के इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि इस गैजेट के कोड को क्रैक किया जा सके। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही प्रीशियस और एंटीक डिवाइस थी, इसे मैनुअली खोलने के बजाय साइंटिस्ट ने एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज करने का फैसला किया। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। जो एक्सरे मशीन इस डिवाइस को चेक कर सकती थी वो इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक जगह पर अवेलेबल थी, इंग्लैंड। अब अगर डिवाइस को इंग्लैंड ले जाया जाता तो रिस्क था कि ये और भी ज्यादा डैमेज हो सकती थी। इसीलिए एक्सरे मशीन को इंग्लैंड से उठाकर म्यूजियम में लाया गया और जब इस डिवाइस को स्कैन किया गया तो वहां मौजूद हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स और एग्जामिनर्स के होश उड़ गए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस डिवाइस में यूज की गई थी वो 2000 साल पहले बनाना लिटरली इम्पॉसिबल था। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इस मैकेनिज्म के फ्रंट साइड पे एक लार्ज सर्कुलर डायल था जो 365 डेज का कैलेंडर दिखाता था। इसके अंदर एक और ज़ोडिएक डायल था जो 12 ग्रीक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को दिखाता था और एक रोटेटिंग हैंड जो डेट को इंडिकेट करती थी। मैकेनिज्म के बैक साइड पे 2 स्पाइरल डायल्स थे जो डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स को ट्रैक करते थे। पहला मिटोनिक साइकिल जो 19 साल का एक साइकिल होता है जिसमें मून के फेजेस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं और ये डायल एक्यूरेटली लूनर फेजेस को प्रेडिक्ट कर सकता था। दूसरा सेरोस साइकिल, ये एक 18 साल 11 दिन और 8 घंटे का साइकिल होता है जिसमें सोलर और लूनर एक्लिप्सिस का प्रेडिक्शन होता है। इस डायल की मदद से एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स एक्लिप्सिस के टाइम और टाइप को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते थे। इस डिवाइस के अंदर 47 इंटरकनेक्टेड गियर्स मिले जो एक्सट्रीम प्रिसीजन से बनाए गए थे। ये गियर्स सन, मून और बाकी प्लैनेट्स के मोशन को सिमुलेट करने के लिए यूज होते थे। सबसे बड़ा गियर फ्रंट डायल के साथ कनेक्टेड था जो सूरज की मूवमेंट को दिखाता था। छोटे गियर्स मून के इर्रेगुलर मोशन को सिमुलेट करती थी जो बताता है कि एंशिएंट इंजीनियर्स एपिसाइक्लिक गियरिंग सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन को समझते थे। बाकी गियर्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न के पोजीशंस को ट्रैक करते थे जो एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक 5 नोन प्लैनेट्स थे। एक जो सरप्राइजिंग फीचर था वो ये था कि इस मैकेनिज्म में ओलंपिक गेम्स का भी ट्रैकर था जो हर 4 साल में होने वाले गेम्स को इंडिकेट करता था। इससे ये पता चलता है कि ये डिवाइस सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल नहीं बल्कि कल्चरल और सिविल पर्पसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट थी। इसके गियर्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि ये टेक्नोलॉजी
1400 साल बाद 14th सेंचुरी में मैकेनिकल क्लॉक्स में देखने को मिली, लेकिन वो कहीं से भी इस टेक्नोलॉजी के करीब भी नहीं था। इसका प्रिसीशन इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता था जैसे किसी मॉडर्न डे इंजीनियर ने इसे बनाया हो। एंटीकैथेरा मैकेनिज्म प्रूफ है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये दुनिया का पहला नोन कंप्यूटर था जो एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में केपेबल था। 2000 साल पहले एक ऐसी मशीन का होना एक मिस्ट्री है जो आज तक हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के दिमाग में सवाल बन के छाया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक अकेली मिस्ट्री नहीं थी जो अपने टाइम से हजारों साल आगे थी। साल 1912 एक पॉलिश राइटर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के विला मोंड्रैगन में एक पुरानी लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन कर रहे थे। इस लाइब्रेरी में मौजूद हजारों पुराने किताबों के बीच एक ऐसी किताब छुपी हुई थी जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली थी। इस किताब का ना कोई कवर पेज था, ना ही कोई नाम। जो चीज इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाती थी वो ये थी कि ये बुक एक यूनिक और मिस्टीरियस लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इस लैंग्वेज का ना तो दुनिया के किसी भी स्क्रिप्ट से कोई मेल था और ना ही इसके सिंबल्स किसी भी पुरानी सिविलाइजेशन की किसी भी लिखावट से मैच करते थे। वॉयनिच ने इस किताब को खरीद लिया और तब से उनका पूरा जीवन इस किताब के डायग्राम्स, पेंटिंग्स और इसकी अननोन लैंग्वेज को समझने में लग गया। कई सवाल उनके मन में उठ रहे थे कि ये किताब किसने लिखी, कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई और सबसे बड़ा सवाल किताब में लिखा क्या है। और ऐसे ही साल 1930 आते आते वॉयनिच इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं बिना इस किताब का एक भी सीक्रेट जान पाए। बाद में इस किताब का नाम रखा गया वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और ये किताब एक हाथ से दूसरे हाथ घूमती रही, एक क्रिप्टोग्राफर से दूसरे क्रिप्टोग्राफर तक, लेकिन कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। इवन की मॉडर्न डे क्रिप्टोग्राफी के मदद से भी इसके कोड को क्रैक नहीं किया जा सका। और यही बात इस किताब को और भी मिस्टीरियस बना देती है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है वो इंसानी इतिहास में किसी भी सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड में नहीं मिलती। ये दो पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। पहला, ये एक ऐसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकती है जो दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी है और हमने कभी भी उनकी भाषा देखी ही नहीं। दूसरा, इस किताब को किसी एक व्यक्ति या एक सीक्रेट ग्रुप ने एक ऐसे कोड में लिखा था जिसे सिर्फ वही समझ सके जिन्होंने इसे बनाया या जिनके लिए इसे बनवाया गया था। इस किताब में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो और भी हैरान कर देने वाले हैं। कुछ पेजेस पर अनआइडेंटिफाइड प्लांट्स बने हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिले। कुछ इमेजेस विमेन फिगर्स के हैं जो बिना कपड़ों के एक पूल में नहा रही है। वही कुछ और पेजेस में एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स बने हैं जो किसी सीक्रेट नॉलेज का हिस्सा लगते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा शॉक कर देती है वो ये है कि इस किताब में ऐसी ड्राइंग्स है जो मॉडर्न डिस्कवरी से मिलती है जो तब तक इंसान को पता भी नहीं थी। एक पेज पर एक ऐसी इमेज बनी है जो एक स्पाइरल गैलेक्सी की तरह लगती है, जबकि उस समय तक इंसानों को गैलेक्सी के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। एक और पेज पर जो इमेज बना है वो प्लांट सेल्स की तरह दिखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन तो इस किताब के लिखने के 250 साल बाद हुआ था। तो क्या लिखने वाला किसी एडवांस नॉलेज से अवेयर था? कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इस किताब को सन 1408 से 1428 के बीच लिखी गई थी। जब इस किताब का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया तो एक और चौंका देने वाला फैक्ट सामने आया। पूरे 260 पेजेस में एक भी गलती नहीं थी, ना कोई मिस्टेक, ना डबल राइटिंग, ना कोई करेक्शन। आखिर एक इंसान बिना किसी स्पेलिंग एरर के एक इतनी लंबी किताब सिर्फ हाथों के जरिए कैसे लिख सकता है? आज के दिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को येल यूनिवर्सिटी के पेनिक रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखा गया है। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब मानी जाती है। हर कुछ सालों में नए स्कॉलर्स और क्रिप्टोग्राफर्स इस किताब के कोड्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब आखिर में फेल हो जाते हैं। क्या हम कभी भी इस किताब के रियल मीनिंग को जान पाएंगे? शायद
कभी नहीं। दुनिया भर की एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो न सिर्फ उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बने बल्कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी का भी एक जीता जागता सबूत दिए। लेकिन अगर हम सबसे एडवांस्ड और प्रिसाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो बिना किसी डाउट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे आगे आता है। ये सिर्फ एक बड़ा पत्थरों का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और जब हम इस पिरामिड के अलाइनमेंट और एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शंस को देखते हैं तो ये किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के सारे लैंडमार्क्स के जियोडेसिक सेंटर पे बना हुआ है। मतलब धरती के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका सेंटर पॉइंट अगर निकाला जाए तो ये पिरामिड उसके बहुत ही करीब आता है। और ये तब बनाया गया था जब जीपीएस तो दूर बेसिक मैप्स भी नहीं थे। गीजा के ग्रेट पिरामिड्स को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज किया गया था, जिसमें से हर एक स्टोन का वेट 2 टन से लेकर 80 टन तक था। इन मैसिव ब्लॉक्स को 500 मील दूर साउथ गीजा से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया था। लेकिन एक अजीब बात यह है कि अगर ये पिरामिड 4,500 साल पहले बने थे तो उस टाइम पे व्हील्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। मतलब फर्स्ट व्हील इन्वेंशन भी इसके 300 साल बाद हुआ था। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर किसी 80 टन के ऑब्जेक्ट को उठाना हो तो कितना मुश्किल होता है आप इस वीडियो में खुद देख सकते हो कि एक 30 टन के पत्थर को उठाने के लिए भी ये एडवांस्ड मशीन्स स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो स्टील केबल्स हम यूज करते हैं वो भी उस समय पाए जाने वाले पपायरस रोप यानी जो एंशिएंट इजिप्शियंस यूज करते थे उनसे कई गुना स्ट्रॉन्ग होती है। फिर भी ये मशीन बस एक लिमिट तक ही काम कर पाती है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो स्टोन्स इन पिरामिड्स में लगाए गए हैं उनको किसी ग्लू, सीमेंट या कंक्रीट से जोड़ा नहीं गया था, बल्कि हर एक स्टोन को इतनी प्रिसीजन के साथ कट किया गया था कि 2 ब्लॉक्स के बीच 1 मिलीमीटर का गैप भी नहीं मिलता। मतलब कोई भी ब्लेड या पेपर भी उसमें नहीं घुसाया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इतने हार्ड स्टोन्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतनी प्रिसीजन के साथ कैसे कट किया। हिस्ट्री के हिसाब से एंशिएंट इजिप्शियंस सिर्फ कॉपर के हैंडसॉस और हैमर्स यूज करते थे। लेकिन जब एक इजिप्टोलॉजिस्ट ने सेम मेथड के साथ स्टोन्स कट करने का एक्सपेरिमेंट किया तो कई दिनों के मेहनत के बाद भी एक छोटा सा डेंट तक नहीं बन पाया। एक और रिसर्चर ने कॉपर का एक कस्टम मेड चेनसॉ बनाया जो शायद एंशिएंट इजिप्शियंस भी यूज करते होंगे, लेकिन कई दिनों तक घंटों की मेहनत के बाद भी सिर्फ 4 मिलीमीटर पर आर का ही कटिंग स्पीड अचीव हो पाया। मतलब अगर इसी स्पीड से 2.3 मिलियन ब्लॉक्स को कट करना होता तो पूरा पिरामिड बनने में 300 साल लग जाते। पर यहाँ एक और शॉकिंग चीज है कि ये पिरामिड सिर्फ 20 सालों में बन के कंप्लीट हो गया था। लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होते। जब हम पिरामिड्स के स्लोप, एंगल्स, डायमेंशंस और ग्लोबल पोजीशनिंग्स को देखते हैं तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात, ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ की तरफ है। मॉडर्न मेजरमेंट के हिसाब से ये सिर्फ 0.067 डिग्री का एरर दिखाता है, जबकि पेरिस ऑब्जर्वेटरी जो फ्रांस में 1667 में बनाया गया था इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर वो भी कंप्लीट होने के बाद 0.1 डिग्री का एरर दिखा रहा था। लगभग 4227 साल बाद मॉडर्न इंजीनियरिंग यूज करने के बावजूद हम एग्जैक्ट अलाइनमेंट में इसे नहीं बना पाए। इसी के साथ अगर आप गीजा के तीनों पिरामिड्स को ध्यान से देखें तो इनका अलाइनमेंट आसमान में एक और फैसिनेटिंग चीज से मैच करता है और वो है ओरायंस बेल्ट। ये एक ऐसे कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है जो एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये ओसाइरिस देवता यानी उनके अंडरवर्ल्ड और रिसरेक्शन के गॉड से जुड़ा हुआ था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड्स को इसी अलाइनमेंट के साथ इसीलिए बनाया गया था ताकि फेरोज की सोल ओरियन के स्टार्स तक पहुंच सके। और अगर ये सच है तो इसका मतलब कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने एस्ट्रोनॉमी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया था। मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती। हर साल 2 स्पेसिफिक दिन यानी स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स के दिन पिरामिड एक अजीब इल्यूजन
क्रिएट करता है। इस वक्त पर ये स्ट्रक्चर 8 साइड से दिखता है, ना कि 4 साइड से जो नीचे से हमें नॉर्मली दिखाई देता है। और ये इल्यूशन सिर्फ तब दिखता है जब सूरज अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब एंशिएंट इजिप्शियंस को एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का भी समझ था, जो मॉडर्न साइंस ने भी अभी रिसेंट सेंचुरीज में ही डिकोड किया है। एक सबसे शॉकिंग कोइंसिडेंस या फिर मिस्ट्री, पिरामिड का लैटिट्यूड 29.9792 डिग्री नॉर्थ है। ये लैटिट्यूड किसी और चीज से भी मैच करता है, और वो है द स्पीड ऑफ लाइट, 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास साइंटिफिक नॉलेज का कोई ऐसा सोर्स था जो हम अब तक नहीं समझ पाए? साइंस के पास आज भी इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक स्टोन स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक सेलेस्टियल कैलकुलेटर, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की साइंटिफिक ब्रिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।